डॉक्टर राकेश प्रजापति जी से करमठ निवेदन है कि हम प्रजापति साथियों को अपने विचारों से एकीकृत करें और आशीर्वाद प्रदान करें और एक नई ऊर्जा और नया उत्साह हम लोगों में भर दें। युवा पीढ़ी हमारे साथ जुड़ करके एक नई दिशा की ओर हम लोग जाएं, एक अच्छे कार्य को हम लोग करें। हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय से आग्रह और निवेदन करेंगे। चलो आज पूर्वांचल की धरती पर मेरा दूसरा दिन है और इस बहराइच जनपद में आज के इस राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के समीक्षा बैठक और नियुक्ति पत्र वितरण में मेरे साथ पिछले 2 दिनों से लखनऊ से मेरे साथ चल रहे प्रदेश के मुख्य महासचिव शिव कुमार प्रजापति जी और लखनऊ से ही मेरे साथ चल रहे इस देवी पाटन मंडल के मंडल प्रभारी इंजीनियर घनश्याम प्रजापति जी और इस कार्यक्रम का सुंदर और सफल आयोजन करने वाले इस जिले के युवा साथी डॉक्टर रामगोपाल प्रजापति जी, जिले के मुख्य महासचिव छोटे भाई अजय प्रजापति जी, मंच पर बैठे महेंद्र कुमार प्रजापति जी, राधेश्याम प्रजापति जी, दिल्ली से पधारे प्रकाश चंद्र प्रजापति जी, डॉक्टर राकेश प्रजापति जी, जिला कोषाध्यक्ष वीरभद्र प्रजापति जी और मंच का इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे संचालक साथियों, इन 2 लाइनों के साथ अपनी बात को कहना शुरू करूंगा। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर जिंदगी में एक इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, जहान होता है। साथियों, ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि पिछले काफी देर से वक्ताओं को सुन रहा हूँ, काफी समय से सुन रहा हूँ कि ये संगठन वो संगठन, ये संगठन ने ये किया, उस संगठन ने ये किया, लेकिन लड़े कितने संगठन, इस पर विचार करना होगा। संगठन हजारों होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हजारों होंगे, प्रदेश अध्यक्ष हजारों होंगे, लेकिन किस संगठन ने अपनी लड़ाई को लड़ने का काम किया है, मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूं। जो संगठन लड़ाई नहीं लड़ सकते, जो संगठन आपके हकों की बात नहीं कर सकते, जो संगठन आपके अधिकारों की मांग नहीं उठा सकते, ऐसे संगठन का कोई फायदा नहीं। आप बताइए कौन सा संगठन है आपकी लड़ाई को लड़ने का काम किया है? मैं आप लोगों से पूछना है कोई एक संगठन जिसने आपको लड़ाई को लड़ने का काम किया हो तो बताने का काम करे। बात रही राष्ट्रीय प्रजापति महासभा की, तो राष्ट्रीय प्रजापति महासभा कोई नया संगठन नहीं है। राष्ट्रीय प्रजापति महासभा का गठन 1999 में हुआ था। 24 साल संगठन को चलते हुए हो गए। इन 24 साल का इतिहास की भी बात करूंगा और आगे क्या काम करेगी राष्ट्रीय प्रजापति महासभा वो भी बात करूंगा। क्यों? क्योंकि 24 साल में अगर कुछ नहीं किया है तो आगे भी नहीं करेगी, ये भी पता चलना चाहिए। मैं गलत कह रहा हूँ? बताइए, अगर पिछले 24 साल में कुछ नहीं किया तो आगे भी क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। इन 24 साल में क्या किया? यहाँ पर बैठा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर होगा जो दिल्ली के तालकटोरा स्कूल में गया होगा, ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो दिल्ली के रामलीला मैदान में गया होगा, ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो दिल्ली के फिर से एक बार रामलीला मैदान में गया होगा। बरेली में एक कार्यक्रम किया गया राष्ट्रीय प्रजापति महासभा द्वारा, मुरादाबाद में कार्यक्रम किया गया, आगरा, फैजाबाद, अलीगढ़, मेरठ में तो न जाने कितने कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रजापति महासभा द्वारा किए गए। सन 2012 में राष्ट्रीय प्रजापति महासभा ने एक कार्यक्रम किया था दिल्ली के रामलीला मैदान में, जिसमें राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि थे। राजनाथ सिंह को तो सब लोग जानते ही होंगे, जानते हैं ना राजनाथ सिंह को? कौन है राजनाथ सिंह इस समय? देश के रक्षा मंत्री हैं। उस समय वो इस देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्हें हमने मुख्यमंत्री बनाया था और मुख्यमंत्री बनाने के बाद उनके सामने 4 मांगे रखी थी। उन
देना चाहिए। कौन कौन जानता है कि 17 जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा मिलना चाहिए? ऐसी मांग प्रजापति समाज की रही है। ये शायद सभी व्यक्ति जानते हैं कि अनुसूचित जाति की हमारी सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण मांग है, लेकिन राजनाथ सिंह ने वहीं पर मना कर दिया कि हम ये नहीं कर सकते। हाँ कर देंगे, उस दिन कर देंगे जिस दिन प्रदेश में भी हमारी सरकार होगी और केंद्र में भी हमारी सरकार होगी। और पिछले 6 साल हो गए, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और राज्य में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन आज तक वो मांग हमारी पूरी नहीं। मैं राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, राष्ट्रीय प्रजापति महासभा ने क्या किया है उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरी मांग हमने उनसे रखी, आप लोगों में से कई लोगों को जानकारी होगी, कई साथियों को जानकारी होगी, जब राजनाथ सिंह 11 महीने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। जानकारी है कितने महीने के लिए? 11 महीने के लिए उत्तर प्रदेश के कौन बने थे? मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने एक समूह का, ग्रुप खा और ग्रुप का, यानी कि जो पिछड़ी जातियां हैं उन पिछड़ी जातियों को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। क्यों बांटा उसका कारण समझिए। 27% को पिछड़ी जातियों को कितना परसेंट आरक्षण मिलता है? 27%। इस 27% का फायदा कहीं ना कहीं कुछ जो 5 जातियां हैं उन्होंने ज्यादा उठाया। उसके लिए हम लोग दोषी हैं क्योंकि हमने शिक्षा को उनके अंदर नहीं घुसाया। हम लोगों ने अपने घरों में शिक्षा को नहीं घुसने दिया, उन लोगों ने उस शिक्षा को अंदर घुसाया और 27% का फायदा उठाया। मौर्य यानी शाक्य, यादव, कुर्मी, गुर्जर और जाट, इन्हें रखा उन्होंने का में। बाकी कुछ जातियों को किस में रखा? खा में। और हमारी जो 17 जातियां हैं, कौन कौन सी? कश्यप, कहार, केवट, मल्ला, त्योहार, राजवर, बिंद, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, इन जातियों को उन्होंने समूह गा में रखा और 14% देने का काम किया था। लेकिन वो भी जो है कोर्ट में चला गया मामला और वो हट गया था। और राजनाथ सिंह से यही मांग रखी, जब केंद्र में आप आ जाए तो ये जो आपने 3 भागों में विभाजन किया ये पूरे देश में लागू कर देना, क्योंकि अगर वो भी लागू हो जाता तो हमारे प्रजापति समाज को, कुमार समाज को बहुत फायदा होता। लेकिन अब भी 6-7 साल हो गए केंद्र में सरकार चलते हुए, 7 क्यों 8 साल पूरे हो चुके हैं और अभी तक वो भी मांग हमारी पूरी नहीं हुई। तीसरी मांग हमने उनके सामने रखी कि हमारे जहां जहां बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माटी कला बोर्ड का गठन होना चाहिए। उस मांग को राजनाथ सिंह ने तुरंत माना और 5वें दिन ही उत्तराखंड पहला प्रदेश था जहां पर सोवराम प्रजापति को माटी कला बोर्ड का गठन किया गया और दर्जा मंत्री दिया गया। आप लोगों को याद नहीं होगा, पिछली बार धर्मवीर प्रजापति को जब बीजेपी की उत्तर प्रदेश में पहली बार सरकार बनी अभी, तो धर्मवीर प्रजापति को माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष बनाया। आज उन्हें दर्जा मंत्री बनाए थे उस समय, अब उन्हें एमएलसी बना करके राज्य मंत्री बना दिया। इस समय माटी कला बोर्ड के भी अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश गोला जी। ये मांग उन्होंने मांगी, एक मांग मांगी 4 में। चौथी मांग हमने ये रखी, आपके खून क्यों नहीं बोलता, आपके रगों में पता नहीं क्या होता है, हमारी आत्मा मर गई है। इस प्रदेश में नहीं, इस पूरे भारत में 500 सीटें हैं लोकसभा की, एक भी प्रजापति को टिकट नहीं मिलता है। अफसोस की बात नहीं है, बहुत बड़ी अफसोस की बात है। कुछ जातियां ऐसी जातियां हैं जिनकी संख्या लोकसभा में 5-10 हजार होती है और उनके एमपी बने बैठे हुए हैं। हमारी संख्या 1-1 लाख की है, लेकिन हमारे समाज का आज तक एमपी नहीं बना है। किसी को जानकारी एमपी का? कोई एमपी नहीं बना। क्यों नहीं बना? आखिर हमें क्यों टिकट नहीं दिए जाते हैं? हमने यही मांग की कि कांग्रेस हमारी सुनती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी आपकी दूसरी पार्टी है केंद्र में, या तो केंद्र में भाजपा की सरकार रहती है या कांग्रेस की सरकार रहती है, आप हमें एमपी का टिकट दीजिए, जिताने का काम हम करेंगे। लेकिन आज तक फिर भी कोई भी एमपी का टिकट किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं दिया। आखिर क्यों नहीं दिया? क्या हम इतने पिछड़े हैं? क्या हम इतने गए गुजरे हैं कि आज तक एक पार्टी हमारे लिए लोकसभा का टिकट नहीं देती? नहीं था, ऐसा कोई कस्बा नहीं था, ऐसा कोई शहर नहीं था जहां पर हमारा समाज नहीं रहता था। बताइए, एक हिंदुस्तान का कोई एक नगर बता दे, कस्बा बता दे जहां हमारा समाज नहीं है? बताइए। गांव में तो नहीं, लेकिन हर गांव के 2-3 किलोमीटर की परिधि में हमारा समाज रहता है, क्योंकि हमारे समाज के बगैर। लेकिन समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि वो एक मटकी जब तक हमारे घर पर थी, हमारे बाप की थी, हमारे दादा की थी,
लेकिन वही मटकी अगर किसी उच्च जाति के घर पर पहुंच गई तो उस मटकी से हम ही पानी नहीं पी सकते थे। ये सच्चाई थी। और मैं एक बात कहता हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी कहते थे कि जिस समाज को अपना इतिहास नहीं पता होता उसका पतन निश्चित। आज हम अपना इतिहास भूल रहे हैं, आज हम अपना इतिहास जानना नहीं चाहते, आज हम पराकाष्ठा में जी रहे हैं कि अरे हमसे महान कौन है। लेकिन हम महानता के ही चक्कर में आज ये भूल गए। आज हमारे समाज में कितने आईएएस है बताइए, उंगलियों पर गिन जाए। आज हमारे कितने डीएम है, आज हमारे कितने कलेक्टर हैं, आज कितने एसडीएम है, कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर हैं, उंगलियों पर गिन लिए जाएंगे। आज देखिए एक हरिजन समाज है, जाटव समाज है, चले जाइए किसी भी तहसील में, चले जाइए कहीं पर भी, हर विभाग में उनके लोग मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अनुसूचित जाति को उन्होंने फायदा उठाया। लेकिन हमारी जो 17 जातियों की लड़ाई है, उस लड़ाई को हर राजनीतिक दल ने अपने फायदे के लिए यूज किया और हर जिस तरीके से प्रयास किया उस तरीके से हम लोगों को आज तक सफलता प्राप्त तो नहीं हुई। इसीलिए आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ और पूर्वांचल में आज मेरा ये चौथा जिला है, देवीपाटन मंडल का चौथा जिला है, जिसमें एक निवेदन करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ। अभी तक मैंने ये बताया कि राष्ट्रीय प्रजापति महासभा ने क्या किया, राष्ट्रीय प्रजापति महासभा क्या करने जा रही है वो मैं बता रहा हूँ। हाँ, इतना भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन आज दारा सिंह प्रजापति मेरठ के रहने वाले हैं, शायद कुछ लोगों ने उनका नाम और वीडियो वगैरह तो देखा है, सुना है दारा सिंह प्रजापति के बारे में, कुछ लोगों ने सुना होगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है। और नहीं सुना है तो आपकी थोड़ा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर कम भी है। दारा सिंह प्रजापति वो व्यक्ति है जिन्होंने डीएम आवास पर खच्चर बांध दिए थे। बांध सकता है कोई खच्चर? खच्चर का मतलब गधे। डीएम आवास पर कई बार उन्होंने डीएम ऑफिस को चारों तरफ से घेर दिया घोड़ा बकरी से, कई बार। बहुत ही जुझारू नेता कह लीजिए, समाज के लिए बलिदान करने के लिए। उन्होंने अभी एक मीटिंग में कहा था, भारतीय जनता पार्टी के 20 नेता बैठे हुए थे वहां पर, बड़े बड़े अपने समाज के। मेरठ में कार्यक्रम हुआ था इंजीनियर साहब पहला वाला, उस कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही थी। सारे वहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सारे बीजेपी के बड़े बड़े नेता अपने समाज के बैठे हुए थे। उन सब नेताओं को चैलेंज के साथ कहा था कि आप मेरी सारी संपत्ति नाम करा लीजिए, सारी संपत्ति नाम करा लीजिए, जो भी संपत्ति है हमें अनुसूचित जाति का दर्जा दिलवा दीजिए। बताइए कोई व्यक्ति आज के दौर में ऐसा कर सकता है? क्या कोई कर सकता है? 10 रुपए नहीं खर्च कर सकता। अभी उन्हें केवल 4.5 महीने हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए और 10 लाख रुपए का खर्चा कर चुके हैं केवल प्रजापति समाज कि प्रजापति समाज का उत्थान हो जाए, प्रजापति समाज की जो मांगे हैं वो पूरी हो जाए। इन्हीं मांगों को लेते हुए जातिगत जनगणना के लिए एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसको आप लोगों ने सुन लिया होगा। 28 मार्च से मेरठ से पैदल एक यात्रा निकलेगी, पैदल। 28, 29, 30 और 31 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर ये यात्रा खत्म होगी। मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग बहराइच वासियों से, पूरे देवीपाटन के मंडल से कम हर जिले से 50 से 100 लोग आ जाना। जरूरी नहीं है 4 दिन के लिए आना, लेकिन 1 दिन के लिए जरूर आ जाना। कुछ 28 को आ जाना, कुछ 29 को आ जाना, कुछ 30 को आ जाना, और नहीं आ सको तो 31 को कम से कम आ जाना। क्या आप अपनी रिश्तेदारी में नहीं जाते हैं? क्या कभी शादी में नहीं जाते हैं? 1 दिन के लिए समझ लीजिए अपनी दुकान, अपना मकान, अपना जो भी व्यापार करते हैं उसे बंद करके आ जाना, क्योंकि ये आने वाली नस्लें जो हैं आप लोगों को याद रखेंगे। जिस दिन हम एससी में शामिल हो गए उस दिन देख लीजिएगा क्या परिवर्तन आएगा इस समाज में। आप देख लेना इस चीज को, मैं कह के जा रहा हूँ, नोट कर लेना कि ये कोई व्यक्ति आया था, वो ये बता के गया था कि जिस दिन हम अनुसूचित जाति में आ गए कितना परिवर्तन होगा। एक जैसे साथी हमारे ब्लॉक प्रमुख ऐसे ही बन जाएंगे। जिला पंचायत सदस्य घर से बुला करके पार्टियां देगी टिकट बोले लोग। और सोचिए जो बात मैं कह रहा हूं कि आज तक हमारा एक सांसद का टिकट नहीं बना। इस देश में 17 लोकसभा ऐसी है जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। कम से कम 5 से 10 प्रजापति लड़ेंगे, क्योंकि जानते हैं आप कि हम लोग अस्पर्श और स्पर्श 2 तरीके
तरीके की जातियां होती हैं, टचेबल और अनटचेबल। हम लोग टचेबल में आते हैं, हमारी छुई को लोग पसंद करते हैं, हमारे साथ अब बैठना पसंद करते हैं। हालांकि पुराने चले में चले जाए, वर्ण व्यवस्था में चले जाए, तो हम लोगों की भी छुई चीज तो थे, लेकिन छुआछूत किस तरीके से थी आप लोगों को सबको पता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जब पढ़ते थे, उनका जो खड़ा था वो अलग रखा गया था। इस इतिहास को हमें भूलना नहीं चाहिए। और आप लोग आजकल एक नया वर्ड सुन रहे हो, शूद्र। अब हम लोगों को समझ में आ गया कि हम शूद्र हैं। आज जो जातियां, पिछड़ी जातियां अपने आप को बड़ी बड़ी जातियां समझती थी, आज उन्हें भी समझ में आ गया कि हम कौन हैं। तो साथियों, मैं बार बार आपसे एक निवेदन करने आया हूं, इन 4 दिनों में जिस दिन आपको समय हो, जिस दिन आप समझते हैं कि हाँ हमें मौका है, आज हम जा सकते हैं, एक दिन जरूर पहुंचना। लेकिन पहुंचेंगे कैसे? ऐसे नहीं पहुंचेंगे। मैं 50 लोगों की बात कर रहा हूं, यहाँ पर 50 की संख्या होगी तो नहीं पहुंच पाएंगे। अध्यक्ष जी, मैं बस ये कहना चाहूंगा, जैसे मंडल तिवारी जी ने 1 घंटे में आपका संगठन तैयार करा, मैं गारंटी कह रहा हूं 1 घंटा भी नहीं लगेगा, आप बूथ का ब्लॉक का संगठन यही बना देंगे, मैं गारंटी कह रहा हूं। उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए बहुत ज्यादा मोटरसाइकिल गाड़ी दौड़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने प्रदेश में सारे प्रदेश आप लोग जो जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुपों में, उसमें देखते रहते होंगे, रोजाना एक जिलाध्यक्ष की नियुक्ति करता था। रोजाना बदायूं में घर बैठा था, घर बैठे एक जिले की नियुक्ति कर देता था। क्या मैं चाहता था? अगर सोचिए, अगर मैं जिलाध्यक्ष बनाने के लिए बहराइच आता तो जिलाध्यक्ष बना पाता क्या? नहीं बना पाता। फिर मैं पहले बनाने आता, फिर समीक्षा बैठक करने आता, तो यही चलता रहता। किस तरीके से संगठन हो सकता है? आपने तो जिले की कार्यकारिणी बनाई है, आपके कितनी विधानसभाएं जिलाध्यक्ष जी? अध्यक्ष जी कितनी विधानसभाएं? 7 विधानसभाएं। उस आपके जिले संगठन तो छोटा रहा आपका ये। 7 विधानसभाओं के हिसाब से आपको कम से कम 100 का संगठन बनाइए, थोड़ा और बढ़ा दीजिए, ठीक है? 7 है तो कम से कम 14 सचिव बनाइए, 7 उपाध्यक्ष बनाइए और थोड़ा और बढ़ा दीजिए, ठीक है? आप एक विधानसभा के लोगों को एक दिन बुलाइए घर पर अपने, ठीक है? या आप चले जाइए, उन्हें मत बुलाइए, आप चले जाइए कि मैं आ रहा हूं आपकी विधानसभा में, अपने विधानसभा की क्रीम 10-20 लोगों को बिठा दीजिए, 10 लोगों को। आपने अगर विधानसभा के 10 लोगों को बिठा दिया, क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो 4 नंबर नहीं रखता है? मुझे ये बता दीजिए, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके मोबाइल में 4 नंबर नहीं है? तो मोबाइल तोड़ दो, भाई। अगर आपके मोबाइल में अपने समाज के कितने नंबर नहीं है? 4 नंबर नहीं है, तो ऐसे मोबाइल रखने से कोई फायदा है? फायदा क्या? जिन 10 लोगों को बिठाए उनसे कहे भैया 5 नंबर निकाल के दो, जो समाज में थोड़े से सक्रिय हो। कितने लोग हो गए? 50 लोग हो गए। तो वही ऐसा भी मिलेगा, बोले तुम 5 की बात कर रहे हो, लो 25 लो 10 लोग, 50 लोगों का संगठन चाहिए, बन गया नहीं बन गया? कितनी देर लगी? कितनी देर लगेगी इस संगठन बनाने में? यही काम ब्लॉक पर कर सकते हैं। जो विधानसभा की कमेटी बन गई, अब उन्हें बुलाइए, जो 50 लोग रखे थे, उस 50 में जिस ब्लॉक में आने वाले लोगों को बुला लीजिए, बोले सब लोग बैठेंगे नहीं पर। उनसे पूछिए 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर संगठन बनकर के जिले का तैयार। जब जिले का संगठन बनकर तैयार हो जाए, जिलाध्यक्ष जी 20-22 तक आपको ये काम जरूर करना है, और 25 से पहले एक कार्यक्रम कर दीजिए सभी का, कहीं पर भी, ठीक है? एक कार्यक्रम कर दीजिए और उसमें आह्वान कर दीजिए कि हर व्यक्ति को कैसे भी करके मेरठ की यात्रा में जो पैदल मार्च होना है उसमें जाना है। केवल आपको आना है वहां अपने तन से, मन से, धन की आपको कोई जरूरत नहीं है। 4 दिन खाना पीना रहना की व्यवस्था सारी की जा रही है। आपको इसकी चिंता नहीं है कि कहाँ लेटेंगे, कहाँ सोएंगे, कहाँ रुकेंगे, क्या खाएंगे। वैसे मजबूरी में कभी स्टेशन पर आज बिताई होगी, हमने भी बिताई, कई रात बिताई। तो ऐसे ही समझ लेना, एक दिन हमने अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रात खुले में बिता सकते हैं, नहीं बिता सकते? अगर इतना तो कर सकते हैं तो हमने कई रातें बिताई हैं इस तरीके से। फंस गए तो फंस गए। कई रात जब हम युवा अवस्था में थे, जब हम पेपर देने जाते थे, एक बार एक परीक्षा हुई थी समूह की,
पूरी रात पूरा सफर जो है खड़े होकर के तय किया था, पूरा सफर खड़े होकर के तय किया था। तो जीवन एक संघर्ष है, जिस व्यक्ति संघर्ष करता है वही कामयाब होता है। कहते हैं ना, पानी से नहाने वालों को कोई याद नहीं करता है, जो पसीने से नहाता है वही याद आता है। जो पसीने से नहाता है, पसीने से नहाने का मतलब है जो संघर्ष करता है वो किससे नहाता है? पसीने से नहाता है। और देखिए, मिलता जिंदगी में उसे ही है, पाता जिंदगी में वही है जो घर से निकलता है। अगर घर से नहीं निकलेगा तो कभी आपको कुछ भी, क्या आपके सामने थाली परोसी रखी हुई है, क्या खाना आपके पेट में चला जाएगा? नहीं जाएगा। उसके लिए आपको हाथ चलाना पड़ेगा, कर्म आपको करने पड़ेंगे। साथियों, मेरा निवेदन है, मैं बार बार आप लोगों के बीच में अपने घर से 600-700 किलोमीटर दूर आप लोगों के बीच में हूँ। कल मैं 1200 किलोमीटर सफर करने के बाद यहाँ आया हूँ, 1200 किलोमीटर। तो घर से अचानक मुझे सैफई जाना पड़ा, सैफई से फिर घर गया, 350 किलोमीटर का सफर सैफई का हो गया, 350 किलोमीटर का सफर सैफई से फिर घर आया और घर से सीधे घोड़ा चला आया। कितने किलोमीटर हो गए? 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर करने के बाद, और आज मैं भी आप लोगों की तरह बिल्कुल ठलुआ आदमी नहीं हूँ। जैसे आप सोच रहे हो साहब ठलुआ हैं, आप ठलुआ नहीं हूं, मैं भी एक टीचर हूं एडेड कॉलेज में। आज सोचिए, मैं सीएल लेकर के आया हूं, कल भी सीएल ली और आज भी सीएल ली, 14 सीएल मिलती है। उन 14 सीएल में मैं चाहता अपने परिवार के साथ इस सीएल का लुत्फ उठाता, लेकिन क्या दर्द है, क्या टीस है, क्या दुख है जो मैं 700 किलोमीटर दूर आप लोगों के बीच में, क्योंकि देखता हूं समाज की स्थिति को। आज भी गांव में जाकर के देखता हूं तो आज भी 2 वक्त की रोटी मेरे समाज के पास नहीं है, आज भी एक अच्छे कपड़े मेरे समाज के नहीं है। आज भी गांव में चला जाऊं तो मैं देखता हूं नंगे पैर बच्चे दौड़ते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनके हजारों चप्पलें हैं, और ऐसे ऐसे लोग भी हैं आज भी मैं गांव में जाकर देखता हूं जिनके पैरों में चप्पल नहीं है भी तो बीच में 4 टुकड़े हो गए, वो फट गए। दुख होता है, दर्द होता है, और इस दुख की इलाज और इसका इलाज यही है कि आप लोग संघर्ष करिए, आगे बढ़िए। और क्यों? क्योंकि जिस दिन अनुसूचित जाति में हम आ गए, जिस दिन हमारा समूह का में अगर हम डिवाइड हो गए, तो वो घर एक दिन वो आएगा कि आपके घर में पुलिस भी होगा, आपके घर में लेखपाल भी होगा, न जाने कितने डीएम होंगे, कितने कलेक्टर होंगे। ये टीस आपके मन में आ जाएगी, और जिनके मन में टीस नहीं होती, जिनके दिल में आग नहीं होती, वो कभी कामयाब नहीं होता। ये ध्यान रखिए, आग जलानी होगी, आग को बुझने मत दीजिएगा। यहाँ से जाने के बाद एक बात और कहूंगा, एक कहावत है, चर्चा खर्चा और पर्चा। अध्यक्ष जी, इस चीज पर विशेष ध्यान दीजिएगा, आपसे निवेदन है, ये जरूर करते रहिए। थोड़ा खर्चा होगा, होने दीजिए, लेकिन चर्चा मतलब आप यहाँ से जाएंगे, ये मत सोचिएगा ये 50-60 लोग हैं, ये 50-60 लोग 500 लोग हैं, मैं मानता हूँ। क्यों यहाँ एक जो व्यक्ति बैठा है वो 100 लाने की हिम्मत रखता है। आज आपको पता था आज कार्यक्रम क्या है? आज कार्यक्रम क्या है? समीक्षा बैठक और नियुक्ति पत्र वितरण। अगर यही पता चल जाता कि आज डीएम के ऑफिस को घेरना है तो आप ही चलते हो 4 चलोगे। अभी राजेंद्र प्रसाद जी शायद चले गए, बैठे हैं, चले गए। अब समस्या यही है, आग जला के चले गए, समय किसी के पास नहीं है। बैठ के जब उन्होंने कुछ कहा था कि अध्यक्ष जी मेरी बात सुन के चाहिए, तो मैं उन्हें जवाब भी देता। फिलहाल मैं जवाब दे रहा हूं, जो उन्होंने बात कही थी वो बात बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए। बगैर धन के कोई काम नहीं होता, बगैर धन के कोई काम नहीं होता। और इंजीनियर साहब ने अभी जिले में तो नहीं हुआ वो काम, लेकिन पीछे जिलों में बहुत अच्छा काम कर दिया। जितने भी जिलों में गए इंजीनियर साहब ने अगले कार्यक्रम का इंतजाम करा दिया। क्यों? क्योंकि अगर किसी एक व्यक्ति पर बर्डन पड़ गया तो व्यक्ति कब तक झेलेगा? झेलेगा क्या? तो अगले दिन को क्या होगा? बैठ जाएगा, बोले अरे यार मेरी जेब से डाला। और अगर 50-100 रुपए का सहयोग हर आदमी कर देगा तो कोई फर्क पड़ रहा है? 100 रुपए। एक घर पर मेहमान आ जाता है तो एक पेप्सी की बोतल आ गई, 100 रुपए की ऐसी चोटियों में होगा। बुरा मत मानिएगा, गलत कह रहा हूं, कोई बात तो कह दीजिए नहीं अध्यक्ष जी, हाँ आप गलत कह रहे हो। खर्च हो जाते ना 100 रुपए, कोई भंडारा हो गया, कोई मंदिर पड़ गया तो मंदिर में डाला तो 100-200 रुपए, उससे कोई बात नहीं। या कम से
एक चर्चा हो रही है कि हमारे समाज की चर्चा हो। आज आप जाएं तो कम से कम 10-20 लोगों से चर्चा जरूर करें। क्या चर्चा करें कि हमारे कार्यक्रम हुआ था समाज का और 28 तारीख को हमारी मीटिंग है दिल्ली में, हम जा रहे हैं। वो व्यक्ति क्या करेगा, दूसरे व्यक्ति से कहेगा और एक समाज में क्या होगी, चर्चा। तो चर्चा जरूर करें, खर्चा करें। और पर्चा का मतलब होता है अखबारों में निकलवा दें, कभी 1,000 पम्फलेट निकलवा दिए, चलो ठीक है निकलवा दिए। इस तरीके से जब आप चर्चा, खर्चा, पर्चा करेंगे, समाज उसी का है। दूसरा एक तो निवेदन और है, बात बड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि बात करने तो आया ही हूं, इतनी दूर से आया हूं। तो हमारे इंजीनियर साहब ने कह दिया कि बहुत टाइम है, और देखिए इतनी दूर से आया हूं तो कुछ बात रखने के लिए आया हूं। तो भी बहुत साथी आगे नहीं है, बहुत दिनों से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बलवीर जी हैं, अजय जी हैं, काफी लोग साथी हमारे जुड़े हुए हैं। अभी आप लोगों ने मेरा एक वीडियो भी देखा होगा, शायद देखा था। तो हम तो वो व्यक्ति हैं जिसने शेरनी का दूध पी लिया है। अब ये कहोगे ये शेरनी का दूध कैसे पी लिया, हमें भी पिला दो। आप लोग शेरनी का दूध पिए हुए हैं काफी लोग। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। तो आज आपने देखा होगा, थोड़े दिन पहले मैंने लखनऊ में दहाड़ा, और उस दहाड़ की ये एक प्रकार से संदेश पूरे समाज में ये गया। मेरे पास 5 से 10 हजार फोन आए होंगे प्रजापति समाज में, 5 से 10 हजार पूरे देश के फोन आए कि आपने बिल्कुल सही। क्योंकि हमें देखिए ये अंधविश्वास और पाखंडवाद के खिलाफ थोड़ा लड़ना होगा। हमारे घरों में जो चीज घुसनी चाहिए थी वो कभी नहीं घुसी, कभी नहीं घुसी। कौन सी चीज घुसनी चाहिए थी? शिक्षा। आज भी मैंने सर्वे कराया है, मैंने अपने गांव में नहीं पूरे जिले का सर्वे मेरे पास है। अभी भी पूरे ब्लॉक में 20-30 ग्रेजुएट नहीं निकलते हैं, पूरे ब्लॉक में ये सर्वे है। और आपके यहाँ का भी यही स्थिति होगी। कुछ जिले छोड़ दे, हमारे कुछ जिले अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर और ये कुछ जिले अच्छे हैं, बाकी सब जिलों की आज भी स्थिति ये है। या पश्चिम के कुछ जिले छोड़ दे, ग्रेजुएट लोग नहीं मिलते। 50 की गिनती भी बहुत ज्यादा नहीं होती। ऐसे ऐसे गांव मिल जाएंगे आपको, कुछ जातियों के एक गांव में मिल जाएंगे 50 ग्रेजुएट। वो स्थिति आज भी हमारे नौकरी का प्रतिशत अगर देखा जाए तो 0.2% है, 0.2%, 0.2%। 0.2% का मतलब समझते हैं 1000 में 2 लोग लगे हुए हैं हमारे समाज में। यही सर्वे होगा, देख लीजिए, आप करवा के देख लीजिएगा। 1000 में कितने लोग? 2 लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, बाकी 998 कैसे हैं, काम कर रहे हैं, रोटी मिल रही है, कोई बात नहीं। लेकिन एक सरकारी जब नौकरी मिल जाती है किसी परिवार में तो उसकी चमक अपने आप ही बदल जाती, नहीं बदल जाती। मेरी बात को अन्यथा मत ले, कुछ साथी बैठे हुए ये मत सोचिएगा साहब सरकारी नौकरी। लेकिन मैं कहना इसीलिए चाह रहा हूँ कि जो चीज घुसेड़नी चाहिए अपने परिवार में वो है शिक्षा। जिस दिन आपके घरों में शिक्षा घुस गई उस दिन आपके घर को कोई पीछे करने वाला नहीं होगा, कोई करने वाला नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग आपसे ये भी कहेंगे अरे क्या करोगे पढ़ के, नौकरी तो लगनी ना, कहते हैं लोग। लेकिन उन्हें एक जवाब दे देना, वो लोग वो होंगे, याद रखना, वो लोग वो होंगे जो अपने बच्चों को इलाहाबाद भेज चुके होंगे, वो अपने बच्चों को दिल्ली, कोटा, लखनऊ भेज चुके होंगे, और आपसे क्या कह रहे होंगे, क्या करोगे पढ़ के। तो कुछ लोग यही चाहते हैं कि ये हमारे दास थे और दास रहे, सेवक थे, सेवा करें। इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। तो अपने घर में जितनी जल्दी घुसेड़ सकते हो, क्या घुसेड़े? शिक्षा को घुसेड़े। चाहे कुछ करे, कैसे भी करे, अपनी आय का 1% उठा करके रख दे कि ये पैसा हमें किसमें खर्च करना है, शिक्षा में खर्च करना है। जिस दिन आपने ये काम करना शुरू कर दिया उस दिन आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। साथियों, एक बात और कहना चाहूंगा, इंटर के बाद बच्चे को कोई ना कोई टेक्निकल एजुकेशन, सिंपल ग्रेजुएट कभी मत कराना, मेरा निवेदन है।
सिंपल पोस्ट ग्रेजुएट मत कराना, क्योंकि मैं अभी पीछे जितने भी गांव जगह गया हूं, मैंने एक सर्वे बताया, अभी भारत में एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे में रिपोर्ट क्या आई थी वो समझिए, चौंकाने वाली रिपोर्ट है, बिल्कुल सही रिपोर्ट है। उस सर्वे में ये आया था, इस भारत देश के 95% पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले लोग 5,000 की नौकरी करने वाले लायक नहीं होते। और ये सच्चाई है। जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, देख लीजिए वहां पर पढ़ाने वाले लोग कौन होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे। और कितने रुपए में पढ़ा रहे होंगे, 4। मेरा सर्वे गलत हो तो बताइए, उसका कारण है, उसका कारण बिल्कुल सही सर्वे है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट करने की आज कंडीशन बदल गई। पहले ग्रेजुएशन करते थे, पढ़ते थे, पोस्ट ग्रेजुएशन करते थे, पढ़ाई करते थे। अब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कैसे होता है आप सबको पता है। आज गैस पेपर लेके आते हैं 3 दिन पहले, ऐसी तो होता है। गैस पेपर कितने दिन पहले लाते हैं, 3 दिन पहले। कुछ लोग ले तो आए 3 दिन पहले, कुछ लोग तो खोल लेते हैं उसी दिन, लेकिन ज्यादातर बच्चे जिस दिन परीक्षा होती है उससे 1 दिन पहले खोलते हैं और शाम को 5 क्वेश्चन पढ़े और जाकर के पेपर दे आए, हो गया पोस्ट ग्रेजुएशन। अब बताइए उन्हें कोई जानकारी बढ़ी, क्या वो कोई नौकरी कर सकते हैं, क्या कोई नौकरी मिल सकती है। इस तरीके से हमारे देश में पोस्ट ग्रेजुएशन हो रहा है। तो मेरा निवेदन है, इंटर करने के बाद अपने बच्चे को कोई ना कोई टेक्निकल एजुकेशन दिलाएं। कोई टेक्निकल एजुकेशन, बहुत सारी टेक्निकल एजुकेशन चल रही है। कंप्यूटर का जमाना है, कंप्यूटर की दिला देना। मोबाइल का जमाना है, मोबाइल रिपेयरिंग सिखा देना। और बहुत सारे जिन्हें गंदे काम कहते हैं, गंदे काम नहीं होते, मोटर मैकेनिक बना देना। 1-2 हजार रुपए रोजाना लेकर के घर में घुसेगा। मोटरसाइकिल मिस्त्री बना देना, 2-4 हजार रुपए रोजाना लेकर के घर में घुसेगा। कभी भी रोजी रोटी को परेशान नहीं रहेगा। देख लेना, लिख लेना। और एक बहुत बढ़िया काम बताता हूं मैं, हमारे यहाँ डॉक्टर बैठे हुए राकेश जी साहब प्रैक्टिस करते हैं, ये काम सबसे बढ़िया है, बहुत शानदार काम है। इंटर के बाद अपने बच्चे को किसी एक अच्छे हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास छोड़ दें। जीवन में ध्यान रखना, कोई कह गया था आपका बच्चा कभी परेशान नहीं रहेगा। परेशान तो छोड़िए, वो कितना कामयाब हो जाएगा ये आप देख लेना। आपके संबंध में 2-4 ही डॉक्टर होंगे जो कुछ ना कुछ अपने मतलब उनका व्यवहार कह लीजिए, वरना हर डॉक्टर जो है अच्छी खासी कमाई कर रहा होगा। अच्छा, कोई ना कोई टेक्निकल एजुकेशन दिला देना। अगर टेक्निकल एजुकेशन दिलाई तभी बच्चा कामयाब होगा, अन्यथा की स्थिति में सिंपल जो सर्वे कह रहा है उस सर्वे में तो। अगर ग्रेजुएशन कराना है तो बच्चे से कह देना बेटा सिविल की तैयारी करो तो ग्रेजुएशन करो, वरना ग्रेजुएशन करने की कोई जरूरत। तो साथियों, मैं आपके लोगों के बीच में इतनी दूर से आया और आप लोगों ने मुझे सुना, इतने शायद इंतजार भी करना पड़ा। आप लोगों ने 11 बजे बुलाया है, कुछ लोग 11 बजे भी आ गए होंगे, इतना समय दिया। लेकिन एक निवेदन बार बार फिर से कर रहा हूं, अगर वास्तव में समाज के लिए थोड़ा भी दुख है, दर्द है, टीस है, तो एक दिन के लिए, कम से कम एक दिन के लिए दिल्ली वाले कार्यक्रम में जरूर पहुंचना। कुछ नहीं है, यहां से सीधे ट्रेन जाती होगी, ट्रेन से चले जाना, कैसे भी चले जाना, लटक के चले जाना, कैसे भी चले जाना, एक दिन जरूर चले जाना। 28 को चले जाना, सुबह पहुंच जाना, 29 की शाम को ट्रेन से वापस आ जाना। 29 की सुबह पहुंच जाना, पूरे दिन यात्रा में साथ रहना, 29 की शाम को चले जाना। 30 की सुबह पहुंच जाना, 30 की शाम को चले जाना, और नहीं पहुंच पाओ तो 31 को तो पहुंच ही जाना। और अपने साथ हर व्यक्ति 2-2, 4-4 व्यक्तियों को लाने का प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कुछ कारण है। भाई ये बताइए, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो लड़ाई लड़ी, उसका फायदा क्या केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाज उठा रहा है, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी उठा रहे हैं? उसका फायदा हर समाज का व्यक्ति, हर भारतवर्ष का नागरिक उठा रहा है। आज जिला अध्यक्ष ये सफेद कुर्ता और ये सदरी पहने बैठे हैं ना, ये किसकी देन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। आज ये हमारे वकील साहब बैठे हुए हैं, कानून की पढ़ाई पढ़ नहीं सकता था कायस्थ के अलावा, ये सच्चाई लिखित में है। आज आप कितने भी बड़े 30 मार खा बन ले, लेकिन ये सच्चाई है कि कानून की पढ़ाई केवल कौन पढ़ता था? कायस्थ पढ़ता था। आज प्रजापति होकर के कानून की पढ़ाई बैठे हुए, ये किसकी देन है? डॉक्टर भीमराव
अंबेडकर की देन है। राजा का बेटा राजा होगा, ऐसा शास्त्रों में लिखा था। रानी के पेट से कौन पैदा होता था? राजा पैदा होता था। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आपको एक वोट का अधिकार दिया, तो उस वोट का अधिकार दिया कि आप आज किसी को राजा बना सकते हैं और राजा से रंक बना सकते हैं और रंक से राजा बना सकते हैं। देख लीजिए उस कांग्रेस को जो कभी पीठ पर हुआ करती थी। कभी लोग ये कहते थे कि कांग्रेस इस देश से कभी नहीं जाएगी, लेकिन आप लोगों ने अपने वोट की ताकत से उसे क्या बना दिया? रंक बना दिया। जिस भारतीय जनता पार्टी को कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था, आज आपने अपने वोट की कीमत पर उसे राजा बना दिया। और किसी दिन उतारने का भी काम करेगा तो कौन करेगा? आपका वोट करेगा। और वोट का अधिकार अगर दिया तो किसने दिया? संविधान ने दिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, रत्नप्पा कुमार की जो कमेटी थी उसने दिया। तो हमें धन्य होना चाहिए। यहाँ मां आगे से अखिला के थी। मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा, महिलाओं की संख्या भी बढ़ाइए, महिलाओं को भी बुलाया करिए। क्योंकि देखिए एक और कहावत है, बहुत अच्छी कहावत है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। आज मैंने पहले नहीं दिया, ये आप कल से है और बड़ा अच्छा लोग पसंद भी करते हैं मेरे इस उदाहरण। या अभी सर्कुलेट भी खूब हो रहा है कि एक शराबी पिता अच्छा है। कौन अच्छा है? शराबी पिता। अब आप कहोगे ये तो बड़ी गलत शिक्षा देने जा रहे हो। सोचिए क्यों कह रहा हूं मैं। एक शराबी पिता अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि वो कभी अपने बच्चे से ये नहीं कहता है तू शराब पी, तू शराब पी। कहता है कोई? नहीं कहता। सोच रहे होंगे आप ये अतिथि क्या बातें कर रहे हैं, शराब पीने की प्रेरणा दे रहे हैं। क्यों देखिए ऐसे करता? एक शराबी पिता बहुत अच्छा है क्योंकि वो अपने बेटे को बेटी को कभी भी पढ़ने के, कभी भी शराब पीने की शिक्षा नहीं देता है कि शराब पी। लेकिन एक अंधविश्वासी माँ, पाखंडवादी माँ बहुत बेकार है, क्योंकि वो बच्चे में कूद कूद के, मार मार के, पीट पीट के पाखंडवाद और अंधविश्वास करते। सोचने का विषय। और क्यों? क्योंकि बच्चे से हम ये तो कहते हैं बच्चा ये जा, ये कर ला, वो कर ला, जिस धार्मिक कार्य में चला जाए, इस धर्म के कार्य में चला जाए, ये पाखंडवाद कर ले। लेकिन कभी भी उससे ये नहीं कहते कि बच्चा पढ़ ली, काम कर लिया। ये सच्चाई है। ये मंथन करने की जरूरत है, इसमें मंथन करने की जरूरत है। एक और उदाहरण है मैं देना चाहूंगा। मैं एक बार एक गांव में गया, मैंने उस गांव में देखा दो भाई थे, रामपाल और श्यामपाल। रामपाल मेरी लगभग उम्र के बराबर का, श्यामपाल छोटा। रामपाल के 3 बेटे, 3 बच्चे और श्यामपाल का 1 बच्चा। वो चारों बच्चे, मैंने पूछा पढ़ रहे हैं? बोले हाँ पढ़ रहे हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं? सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। मैंने पूछा सरकारी में क्यों पढ़ रहे हैं भाई, प्राइवेट में क्यों नहीं पढ़ा है? फिर मैंने उनसे ये पूछा अच्छा कौन कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं? तो सच्चाई ये थी, रामपाल को ये नहीं पता था उनके बच्चे कौन कौन से क्लास में पढ़ रहे। ये सच्चाई है, इसे नकार नहीं सकते। क्योंकि अगर आप जाएंगे तो आपको भी सुनने में आएगा कि हाँ पूछते होंगे बच्चा कौन से क्लास में है। काफी गार्जियंस ऐसे होते हैं जिन्हें ये नहीं पता रहता उनके बच्चे कौन से क्लास में पढ़े। फिर मैंने उनसे ये पूछा कि सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, प्राइवेट में क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? तो उन्होंने ये कहा कि भाई साहब हम पे इतने पैसे ना है कि हम सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे। इतने में ही, मुझे बुरा मत मानिएगा, मैं धार्मिक की बात नहीं कहूंगा, लेकिन जो बात है वो कहूंगा। इतने में ही मुझे श्यामपाल के अंदर भोले बाबा की कमीज केसरिया रंग की दिखाई दे गई। मैंने पूछा उनसे क्यों श्यामपाल इस बार क्या कांवड़ यात्रा गए थे? तो उन्होंने कहा हाँ भैया गए थे। मैंने कितने लोग गए? बोले 5 लोग गए। अब भैया कांवड़ यात्रा आपके यहाँ कैसे होती है मुझे तो पता नहीं, लेकिन मेरे यहाँ कांवड़ यात्रा में वहां का प्रसिद्ध डीजे किया जाता है। फेमस डीजे जो होगा उसे लेकर जाएंगे, फेमस डीजे। 2-3 गाड़ियां होंगी। कौन सी गाड़ियां? किराए वाली। और फिर कांवड़ भी बनेगी, यानी कुल मिलाकर के पर व्यक्ति उनका जो खर्चा आया 5 लोगों का वो 22,000 रुपये आया। 5 लोगों का खर्चा कितना आया? 22,000 रुपये। तो मैंने पूछा कितना खर्चा आया? बोले 22,000। मैंने कहा सरकार प्राइवेट स्कूल की फीस कितनी है? बोले 200 रुपए। 4 बच्चे कितने हो गए? 4
हुई 800, साल में महीने कितने 12 के 9600, खर्चा कितने कराए 22,000। पढ़ाई में पूरे साल में कितने खर्च होते 9600। अब आप आगे समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मतलब उनके 9600 रुपए पढ़ाई के लिए नहीं थे, लेकिन 22,000 रुपए ऐसे कार्य को करने के लिए थे। तो हमें इन चीजों से दूर होना होगा, हमें इन पाखंडवाद से भागना होगा। क्यों नहीं भागेंगे तो निश्चित रूप से जिस गर्त में हम थे उस गर्त में ही रहेंगे, और इसका एक ही उद्धार है, वो शिक्षा। तो साथियों, बहुत ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं एक बार फिर से जिला अध्यक्ष का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने इस सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। और काफी दिनों के बाद बहराइच जनपद में इस तरीके का कार्यक्रम हुआ है। निश्चित रूप से आप लोग इसी तन्मयता से, और मैं देख रहा हूँ यहाँ युवा साथी बहुत है, मुझे मन आज बहुत खुश है इस चीज से, क्योंकि युवा साथी संगठन की शक्ति को पहचानता नहीं है। और एक कहावत है, जिस ओर युवा चलता है उसी ओर आगे चलती है। युवा में वो ताकत है कि वो चाहे तो तख्त को पलट दे। मैं यहाँ सम्मानित हमारे बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, बुरा ना माने, लेकिन युवा में वो ताकत है कि जो कहीं भी किसी भी काम को कर सकते हैं। तो मुझे निश्चित रूप से यहाँ का संगठन अगली बार जब भी मेरा दौरा होगा, निश्चित तौर पर मई या जून में आपके बीच में जरूर आऊंगा। फिर से मैं वादा करके आ रहा हूँ। और जो चले गए उनके लिए एक दो कार्यक्रम आप बना लें, एक कार्यक्रम जरूर साल में किया करें, वो करें प्रतिभा सम्मान समारोह कलेक्शन से